तो नेक्स्ट टॉपिक है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा जो है ना, एक टर्म मतलब एक टर्म प्रेगनेंसी पे, टर्म प्रेगनेंसी मतलब 37 वीक से लेकर 42 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, इतनी प्रेगनेंसी में, ए टर्म प्रेगनेंसी, जो फिटस होता है ना, फिटस का वेट और प्लेसेंटा का वेट मतलब 6:1 होता है। मतलब एक फिटस का उसका 1/6 होता है, मतलब एट ट्रम्प पे प्लेसेंटा का वेट 1/6 होता है, एक प्लेसेंटा का वेट जो 1/6 होता है फिटस के। अब देख लेते हैं भाई प्लेसेंटा ऐसे होता है, देख ये हो गया प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा की दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट तो भाई फिटस से बना हुआ, फिटस के उससे टिश्यू से बना हुआ है, और एक पार्ट है मैटरनल के उससे बना हुआ। तो दो साइड होगी, एक साइड तो जो ये रेड वाली साइड है, ये तो किसकी साइड होगी, ये साइड ले ली अपन ने किसकी, भाई फिटल साइड, ठीक है। और जो ये वॉयलेट वॉयलेट होगी, ये हमने ले ली, ये ले ली मैटरनल, मैटरनल ये हो गया अपन ने मैटरनल साइड, ठीक है, मैटरनल, हाँ। मैटरनल साइड। अब जो फिटस साइड है ना, वो फिटस साइड अटैच होगी अम्बलाइकल कोड पे, फिटस साइड पे अटैच होगा अम्बलाइकल कोड, और ये किससे अटैच हो जाएगी, ये फिटस से अटैच हो जाएगी, ये आपका फिटस आ गया। और पीछे से क्या होगा, ये जो मैटरनल साइड है वो अटैच है अपनी एंडोमेट्रियम, वो है एंडोमेट्रियम। तो अब देखते हैं भाई, हैं तो अब देखते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं आपा, कौन सा डेसिडुआ, डेसिडुआ ये कि कौन सा होगा, डेसिडुआ बेसिलस। आपने कौन कितने पार्ट पढ़े थे डेसिडुआ के, डेसिडुआ कौन कौन सा, डेसिडुआ पेरेंटलिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस और डेसिडुआ बेसिलरिस। तो ये डेसिडुआ क्या होगा, डेसिडुआ बेसिलस, ये होगा डेसिडुआ बेसिलस। और इसको क्या बोलते हैं, फिटल साइड को आप बोलते हैं कोरियोनिक प्लेट, ठीक है। अब ये किससे बना होगा, डेसिडुआ बेसिलस से, बेसिलस से। जो मेटल साइड होगी वो बनी होगी डेसिडुआ बेसिलस से, और जो ये फिटल साइड होगी वो कोरियन से बनी होगी, जो आपने पढ़े थे, जैसे वो क्रिप्टो ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट। तो क्रिप्टोट्रोफोब्लास्ट पहला लगा, हाँ साइटोट्रोफोब्लास्ट या क्रिप्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। तो आप पहला टिक लगाओगे कि भाई कौन सा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। अब आगे आ गया, जो फिटल साइड है ना, वो टोटल प्लेसेंटा का 1/5 है, 1/5 पार्ट जो होता है ना वो फिटल साइड का होता है, और मैटरनल साइड होता है 1/5 पार्ट। मतलब 4/5 है वो प्लेसेंटा को किससे बनाता है, फिटल साइड से, और 1/5 बनाता है मैटरनल साइड से। तो अब कलर देख लेते हैं भाई, दोनों में कलर का क्या थोड़ा सा, जो ये फिटल साइड वाला होगा वो साइनी सा होगा, कैसा होगा, साइनी होगा, ग्रे कलर का होगा, है ना। और इसके ऊपर मेम्ब्रेन सी कोटेड होगी, क्या कोटेड होगी, एक मेम्ब्रेन सी कोटेड होगी। तो ये क्या होगा, मेम्ब्रेन कोटेड होगा, है ना। और जो ये अंदर वाला होगा, ये जो होगा मैटरनल साइड, ये कैसा होगा, ये डल सा होगा, कैसा होगा, डल होगा, डल। डल रेड और मैरून सी कलर का होगा। और ये जो होगा ना क्या नाम है, कौन सा, मैटरनल साइड का। इस मैटरनल साइड को देख लेते हैं, अब जैसे ये मैटरनल साइड होगा, ये मेटल साइड अपन एक तरह, ये मेटल साइड लगा, तो ये ऐसे उसमें डिवाइड होगा छोटे छोटे लोब्यूल्स में, ठीक है। ये पॉलीगोनल से होते हैं ना ये लोब्यूल्स, इन लोब्यूल क्या बोलते हैं, ये लोब्यूल, और दूसरा क्या बोलते हैं इनको, चाहे तो लोब्यूल्स बोल लो, या दूसरा आप कोटिलिडन्स बोलते हैं, ठीक है। ये होगा अपना प्लेसेंटा। अब भाई प्लेसेंटा जो होगा वो अब इसकी थिकनेस होती है, एक रेंज होती है इसकी थिकनेस की, थिकनेस की इसकी रेंज होती है कितने से लेकर, एवरेज 2.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर होगा। अगर इससे छोटा है तो क्या होगा, स्मॉल प्लेसेंटा बोलेंगे आप। अगर इससे 4 सेंटीमीटर से बड़ा है तो क्या होगा, प्लेसेंटोमीगली, लार्ज प्लेसेंटा। लार्ज प्लेसेंटा मतलब क्या बोल देंगे, प्लेसेंटोमीगैली, ठीक है, प्लेसेंटोमीगैली होगी। और ये स्मॉल। अब इसमें कोज देख लेते हैं भाई, कौन कौन से कोज हैं जो छोटा प्लेसेंटा करवाते हैं, बड़ा प्लेसेंटा। जैसे स्मॉल में क्या होगा, यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, मतलब यूट्रोप्लेसेंटल में इनसफिशियंसी ढंग से बना नहीं है, ढंग से हो नहीं पा रहा। जैसे किस में होता है, यूट्रोस प्लेसेंटल इनसफिशियंसी होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, उसमें क्या देखने को मिलती है अपने, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी होती है। दूसरा कौन सी कंडीशन उसका है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन मतलब यूट्राइन के दौरान, यूट्राइन के अंदर बच्चे की ग्रोथ ढंग से नहीं हो पा रही। कोई भी बहुत कोज होते हैं जो आप आगे इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन जो टॉपिक है वो जब पढ़ेंगे, बहुत कोज होते हैं भाई जिसकी वजह से
कोई भी कोज होगा जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्ट होगा, बच्चा की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो इसमें भी स्मॉल प्लेसेंटोमी देखने को मिल सकता है अपन स्मॉल प्लेसेंटा। और आगा आगा नॉर्मली कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल बेबी है, नॉर्मली ही स्मॉल है, मतलब कोई दिक्कत को ना, बस नॉर्मली कोई छोटा हो जाता है ना कि घना, तो जैसे मदर की है, मदर भी की फिजियोलॉजी भी मॉर्फोलॉजी भी छोटी है, ज़्यादा बड़ी मॉर्फोलॉजी नहीं है, छोटी हाइट है, छोटा कम वेट है, तो उसके अंदर भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल नॉर्मली स्मॉल बेबी हो सके, तो इसके अंदर भी नॉर्मली स्मॉल प्लेसेंटा बन जाएगा। अब आ गया प्लेसेंटोमिगाली। प्लेसेंटोमिगाली किस किस में देखने को मिल सकता है भाई, एनीमिक पेशेंट में, एनीमिया है ना मम्मी में, तो उसमें पेशेंट में क्या देखने को मिल सकता है, प्लेसेंटोमिगाली देखने को मिलता है। ये एनीमिया के बहुत कोज हैं, जैसे और एनीमिया में है ना। फिर उसके बाद आ गया मैटरनल डायबिटीज़। मैटरनल डायबिटीज़, मम्मी के में डायबिटीज़ हो रखी है, तो उस दौरान भी तेरा क्या मिल सकता है, प्लेसेंटोमिगाली देखने को मिल सकता है। तो प्लेसेंटोमिगाली के दो कोज हो गए, क्या क्या, एक तो एनीमिया, एक डायबिटीज मेलाइटिस। और तो हाँ, और प्लेसेंटोमिगाली क्या होगा भाई, घना बड़ा प्लेसेंटा किस में देखने को मिलता है भाई, जब तो जब, और दूसरा बड़ा प्लेसेंटा किस में देखने को मिल सकता है, वो देखने को मिल सकता है अपन जैसे भाई मोलार प्रेगनेंसी एक है, आप आगे पढ़ेंगे आप मोलार प्रेगनेंसी क्या होता है, तो मोलार प्रेगनेंसी में भी प्लेसेंटोमिगाली देखने को मिल सकती है। और कौन सा है, जैसे मल्टीफिटस आ गया, जैसे ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी आ गई, ट्विन प्रेगनेंसी में क्या होगा कि मतलब यूनी वो है क्या, एक ही वो कोरियन और एमनियन है, सिंगल कोरियन एमनियन है, तो मतलब एक ही प्लेसेंटा बन रहा है दो उससे, तो इसमें भी प्लेसेंटा बड़ा देखने को मिल सकता है। तो ये कंडीशन है जिसके दौरान प्लेसेंटोमिगाली देखने को मिल सकती है, और ये कंडीशन अपनी किस में, जहाँ पे स्मॉल प्लेसेंटा देखने को मिल सकता है। अब आगे देखते हैं आप भाई प्लेसेंटा मैंने टोटल, अब ये आ गया प्लेसेंटा भाई, जैसे ये आ गया प्लेसेंटा भाई, ये बाहर मदर का हो गया, ठीक है, इस तरफ मदर का होगा, ये मदर का होगा भाई प्लेसेंटा, है ना, ये बाहर प्लेसेंटा मदर का होगा, अंदर आ गया वो क्या होगा, वो आ गया फिटस का पार्ट, तो प्लेसेंटा दो से मिलकर बन गया भाई अपना, ठीक है। तो जो टोटल प्लेसेंटा में जो मदर की तरफ से आर्टरी आती हैं, वे उन आर्टरियों को क्या बोलते हैं, ये आर्टरी होती है कौन सी, स्पाइरल आर्टरी, कौन सी, स्पाइरल आर्टरी। और जो हाँ, जो फिटस की तरफ होती हैं वो फिटल, ये आ गई तेरी फिटल ब्लड आर्टरी, यहाँ पे जैसे ये फिटस की तरफ आ गई, ये आ गई फिटल आर्टरी। तो टोटल कुल मिला के इन दोनों में आर्टरिया में कितना ब्लड प्रेजेंट होता है, इनमें टोटल ब्लड प्रेजेंट होता है 500 ml, ठीक है, 500 ml टोटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसमें जो मम्मी वाले में 500 में से मम्मी वाला जो होते हैं स्पाइरल आर्टरी, उस पर हम देखते हैं तो कितना प्रेजेंट होता है 150 ml उसमें से, और फिटल में कितना होता है 350 ml। हाँ, तो 30 कितना टोटल एक प्लेसेंटा में टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है 500 ml, स्पाइरल में होगा एट अ टाइम 150 और 350 होगा अपने फिटल की तरफ। अब आगे आगे आ जाते हैं भाई कि भाई क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मतलब क्या क्या बैरियर है फिटस से लेकर मदर की तरफ, तो क्या क्या बैरियर है, कितनी लेयर आती है, कितनी लेयर क्रॉस करनी पड़ती है अपन ने। तो फिटस से स्टार्ट कर लेते हैं अपन, फिटस तक कौन कौन सा हो गया भाई, सबसे पहला आ गया मम्मी की तरफ से कोई बैरियर नहीं होता, तो डायरेक्टली ब्लड आता है, ठीक है, डायरेक्टली ब्लड कांटेक्ट आता है, तो मम्मी की तरफ से कोई बैरियर नहीं होता। जितने भी बैरियर हैं प्लेसेंटा में वो सारे के सारे फिटल की तरफ से होते हैं। तो आप आने फिटल की तरफ से प्लेसेंटा में बैरियर कौन कौन सी हो गए, शुरू से स्टार्ट करते हैं आप। सबसे पहला कौन सी लेयर आती है, सबसे पहला आती है सिनकाइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, पहली लेयर सिनकाइटोट्रोफोब्लास्ट। दूसरी लेयर कौन सी आती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। फिर अगली कौन सी आती है, एम्ब्रियोनिक, ये आ गई तेरी एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम, ठीक है। और लास्ट में तेरी ये आ गया फिटल की ब्लड वेसल्स, ये फिटल की ब्लड वेसल, और फिटल की ब्लड वेसल्स पे क्या है, फिटल की ब्लड वेसल्स पे है तेरा ये कौन सी ब्लड वेसल पे कौन सी वो होती है सेल्स, ये होती है एंडोथीलियम, एंडोथीलियम। तो हाँ, तो कितनी लेयर होगी, सबसे पहला सिनकाइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम और एंडोथीलियम। तो ये तेरी कौन सी इतनी बैरियर प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मैटरनल टू द फिटल, मतलब माँ से लेकर बच्चे के ब्लड तक, ऐसे इतने बैरियर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं प्लेसेंटा सेपरेट कैसे होता है। जैसे मान ले ड्यूरिंग अपना जब डिलीवरी हो रही होती है, तो पहले फर्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज में और थर्ड स्टेज में, कौन सी, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर निकल जाता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान। अब किस किस मेथड से, दो तरह का मेथड होगा जिससे आपका प्लेसेंटल सेपरेशन होता है। तो आप क्या देखते हैं, मेथड ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। तो
अब मान ले यह अपनी यूट्रस है, ये यूट्रस है, तो यूट्रस में प्लेसेंटा अटैच है ऐसे, ये अटैच हो रखा है इसका, ठीक है, इधर भी अटैच हो रखा है। तो अब दो तरह का सेपरेशन हो सका है, एक तो कैसे ये प्लेसेंटा बीच से सेपरेट होगा, बीच से सेपरेट होगा, बीच से पहले बीच से सेपरेट होगा, यहाँ ब्लीड हो रखी है, यहाँ ब्लीडिंग प्रेजेंट है, यहाँ ब्लीड मतलब अपना क्लोट बन गया बीच में। तो इस मेथड को, ये सबसे मोस्ट कॉमन यही होता है, इस मेथड को आप क्या बोलते हैं सेपरेशन के, स्क्वाल्स, स्क्वाल्स मेथड, मतलब सेंट्रल बीच से, पहला सेंट्रल बीच से होया सेपरेट, तो सेंट्रल सेपरेशन। अब दूसरा प्लेसेंटा एक साइड से, पेरिफेरी से, एक तरफ से हटा पहला, मतलब एक साइड से, तो इसमें क्या होगा, ब्लीड जो होगी, इसमें तो ब्लीडिंग बीच में पड़ी रहेगी, आपने दिखे को ना, पर इसमें ब्लीड नीचे आ जाएगी, ब्लीडिंग दिख जाएगी। तो इस मेथड ऑफ सेपरेशन में बोलते हैं आप डंकन्स मेथड, या दूसरा क्या बोलेंगे डंकन्स मेथड के अलावा, डंकन्स मेथड के अलावा बोलेंगे आप इसने पेरीफेरल सेपरेशन, ठीक है। अब इसमें देख क्या क्या, अब क्या क्या दोनों में डिफरेंस होगा कि भाई क्लोट किस में बन रहा है, रिट्रो प्लेसेंटल, रिट्रो प्लेसेंटल मतलब प्लेसेंटा के पीछे, देखिए रिट्रो क्या है, रिट्रो प्लेसेंटल, रिट्रो प्लेसेंटल, प्लेसेंटा के पीछे क्लोट फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे अब्सेंट है, यहाँ पे ब्लीडिंग, कोई ब्लीडिंग नहीं है यहाँ, तो यहाँ ब्लीडिंग अब्सेंट है, यहाँ ब्लीडिंग देख प्रेजेंट है, तो ब्लीड क्या है यहाँ प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला जो पार्ट कौन सा निकल का होगा, अगर देखिए यहाँ से या अम्बलाइकल कोड आ गई, या अम्बलाइकल कोड अटैच कर दी, तो पहला पार्ट कौन सा निकल का होगा, मतलब थर्ड स्टेज में बाहर कौन सा होगा, वो होगा ये मैटरनल साइड है, ये वाला मैटरनल साइड है, ना सॉरी फिटल साइड है, ये फिटल साइड है, अंदर वाला मैटरनल साइड है, तो पहला कौन सा होगा, फिटल पार्ट निकल का होगा। तो स्क्वाल्स मेथड में या सेंट्रल सेपरेशन में कौन सा फिटल साइड जो होगा वो क्या होगा, कम फर्स्ट, ठीक है। मगर इसमें ड्रंकन्स मेथड में क्या होगा, ये कौन सा पहला होगा, यहाँ पर होगा मैटरनल साइड कम फर्स्ट, ठीक है। ये तेरे हो गया भाई मेथड ऑफ सेपरेशन कि भाई कैसे सेपरेट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है भाई अपना प्लेसेंटल के फंक्शन। तो प्लेसेंटा अपना क्या क्या फंक्शन करता है, तो प्लेसेंटा के मेन फंक्शन अपने तीन। पहला मेटाबॉलिक फंक्शन, मेटाबॉलिज्म का काम करता है मेटाबॉलिक फंक्शन। दूसरा भाई अपना क्या करते हैं मेन, जो अपना ट्रांसफर करता है ऑफ सबस्टेट, जो मतलब किसमें कोई भी सबस्टेट है वो किसमें करता है, फिटस्ट है, फिटस्ट है एक्सचेंज का काम करता है, फिटस्ट है अपना मदर की तरफ और मदर से अपना फिटस की तरफ। और तीसरा इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन का, कि एंडोक्राइन मतलब हार्मोन का रिलीज करवाता है, क्या हार्मोन का फॉर्मेशन करवाता है और रिलीज करवाता है, ठीक है। तो ये तीन फंक्शन अब आप बारी बारी देख लेते हैं भाई, बारी बारी। सबसे पहले हम देख लेते हैं आप कौन सा मेटाबॉलिक फंक्शन, कि भाई क्या मेटाबॉलिक फंक्शन है। तो सबसे पहला क्या देखते हैं आप, मेटाबॉलिक फंक्शन, ठीक है। मेटाबॉलिक फंक्शन देख लेते हैं आप भाई। तो सबसे पहला देख मेटाबॉलिक में कौन कौन से आ गया, क्या क्या मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म आ गया भाई ग्लूकोज, ग्लूकोज का डिफ्यूजन करवाता है, कैसा डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। दूसरा क्या मेटाबॉलिज्म का फंक्शन करवाता है भाई, फैटी एसिड, जो फैटी एसिड्स हैं उनका फॉर्मेशन करवाता है यहाँ पे। और क्योंकि मैटरनल ट्राइग्लिसराइड लेता है, मैटरनल से क्या लेता है, ट्राइग्लिसराइड देता है, और वहाँ इसमें लाइपेज एंजाइम होता है, जो लाइपेज किस में कन्वर्ट कर देता है, इसमें फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, और ये फिटस में चला जाता है, और फिटस में जाकर एनर्जी वगैरह देता है। तो दो क्या ग्लूकोज का फैसिलिटेड डिफ्यूजन करा होगा, क्योंकि और प्लेसेंटा स्टोर भी करके रखता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज ने। फैटी एसिड का ऐसे ट्राइग्लिसराइड लेगा, ट्राइग्लिसराइड ने कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड में और फिटस तक प्रोवाइड कर देगा। और अमीनो एसिड का भी कुछ हद तक क्या करता है, प्रोडक्शन करवाता है प्लेसेंटा, ठीक है। और जो होगा ये मेनली मेटाबॉलिज्म फंक्शन ये होता है। अब आ गया दूसरा काम, दूसरा काम क्या होगा, एक्सचेंज का। अब दूसरा आ गया भाई एक्सचेंज का, कि मतलब एक्सचेंज करना आपस में मदर टेन लेकर फिटस, फिटस टू मदर, कि भाई जो मेन चीज़ होगी, जैसे कि क्या क्या, जैसे O2 होया, न्यूट्रिएंट हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, H2O वाटर हो गया अपना, कुछ हार्मोन्स हो गए, कुछ इम्यूनोग्लोबिन्स हो गए, ठीक है, कुछ ड्रग्स हो गया। तो ये चीज़ जो होंगी, ये आपा की चीज़ ये कहाँ तक जाएंगी, ये मैटरनल ब्लड से लेकर, ब्लड से ये जाएंगी अपने फिटस तक, फिटस में चली जाएंगी, फिटस सर्कुलेशन में चली जाएंगी। अब फिटस सर्कुलेशन में क्या करेगा, फिटस सर्कुलेशन जो होगा, जो वेस्ट है इसके पास, क्या क्या वेस्ट है, O2 का उसने बना लिया CO2, कुछ H2O भी, कुछ वेस्ट जो होगा यूरिया या अदर वेस्ट प्रोडक्ट, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो है वो किस में ट्रांसफर कर देगा, मैटरनल ब्लड में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब तूने बैरियर पता है, बैरियर कौन कौन से होंगे। सबसे पहला बैरियर इधर होगा भाई, आपने पता है बैरियर, सबसे पहला बैरियर होता है सिनकाइटो
ट्रोफोब्लास्ट। दूसरा बैरियर कौन सा होता है? साइटोट्रोफोब्लास्ट। अगला ये बीच में आ जाती है, ये मीजोड्रम आ जाती है, एम्ब्रियोनिक मीजोड्रम। और लास्ट में तेरा क्या आता है? ये एंडोथीलियम सेल्स। किसके एंडोथीलियम सेल? अपने फिटस में जो ब्लड कैपिलरी हैं, फिटस की जो ब्लड कैपिलरी हैं, फिटल ब्लड वेसल एंडोथीलियम। ठीक है, ये हो गया भाई प्लेसेंटा का दूसरा फंक्शन पूरा, कि एक्सचेंज करवाना इधर से उधर। अब आगे आ गया नेक्स्ट फंक्शन, लास्ट एंड नेक्स्ट फंक्शन कौन सा था अपना? एंडोक्राइन का, मतलब हार्मोन का फंक्शन, जो मेन अपना हार्मोन प्रोडक्शन का काम करता है। तो अगला फंक्शन है अपना कौन सा? तीसरा फंक्शन एंडोक्राइन फंक्शन। तो भाई हार्मोन किस कौन से होंगे? से तो दो तरह के हो सकते हैं भाई, स्टीरॉइड, स्टीरॉइड वाले भी हो सकते हैं और पेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, प्रोटीन वाले भी हो सकते हैं। तो दो तरह के होंगे इसके। स्टीरॉइड के अंदर कौन कौन से आते हैं? एस्ट्रोजन और कौन सा? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, पेप्टाइड के अंदर कौन कौन से आ गए? सबसे पहला ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन HCG, दूसरा HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तीसरा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ठीक है, और अपना कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये मेन हार्मोन है जो आपके पेप्टाइड हार्मोन है, जो रिलीज या और फॉर्मेशन होते हैं किसमें? अपने प्लेसेंटा में। अब बारी बारी देख लेते हैं, पहला स्टीरॉइड हार्मोन देख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टीरॉइड में कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन होगा वो प्लेसेंटा में बनेगा, वो सिंथेसिस होगा। सिंथेसिस किस में होगा? सिंथेसिस इन प्लेसेंटा। भाई प्लेसेंटा में फॉर्म हो रहा है, मगर यो उसका रॉ मटेरियल होगा ना एस्ट्रोजन बनाने का। जो प्लेसेंटा है रॉ मटेरियल जो यूज करेगा वो मैटरनल से नहीं कभी यूज करेगा। क्यों बताते हैं भाई। मैटरनल से क्या होगा? मैटरनल से यूज नहीं करवा भाई। आपने पता है एस्ट्रोजन किससे बनता है भाई? मतलब मैटरनल में क्या होता है? 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, जो कन्वर्ट होता है 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज से होकर यो किसमें? एंडोस्टीरोडियोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एंडोस्टीरोड आगे है वो 3 अल्फा है, फिर उसके बाद मल्टीपल एक दो स्टेप और होने के बाद फिर यो कन्वर्ट हो जाता है अपना एस्ट्रोजन में। मगर प्लेसेंटे के बाद ये हार्मोन नहीं होता। कौन सा? 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। इसकी वजह से मैटरनल की साइड से आपा वो मैटरनल की साइड से प्लेसेंटा जो वो बना नहीं सकता एस्ट्रोजन। तो इसने फिटल से क्या लेना पड़ता है? फिटल से प्लेसेंटा क्या लेता है? फिटल से लेता है DHEA, डाई हाइड्रोक्सी एस्ट्रियोन एंडोस्टिरोन, है ना। ये लेता है किससे? फिटस से। और ये फिटस में कहाँ कौन बनाता है? एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। और ये फिर तेरा कन्वर्ट होता है किसमें? एरोमेटेज के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन फिर किससे बनता है? अपने फिटल की तरफ से जब DHEA आता है एंड्रोजन ग्लैंड से, जब अपने प्लेसेंटा में क्या होता है? एरोमेटेज होता है, वो उसने कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन में। अब किसी में एरोमेटेज की डेफिशिएंसी होगी हो, मान ले यहाँ पे इसकी डेफिशिएंसी होगी भाई, डेफिशिएंसी होगी तो एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। और एस्ट्रोजन का काम क्या करता है? ये काम करता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किस में रिक्वायर होता है? एस्ट्रोजन रिक्वायर होता है किस में? अपने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करने में। जब शुरू में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है ना, इनिशिएट करवाता है ना, तो वो तेरा एस्ट्रोजन करवाता है। अगर भाई एस्ट्रोजन नहीं है तो क्या होगा? अगर एस्ट्रोजन नहीं है तो क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होंगी और क्या हो सका है? पोस्ट टर्म हो सका है। बेबी जो होगा वो टर्म पे डिलीवरी नहीं होगी, पोस्ट टर्म हो सके, क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं हो रखा उसका। ठीक है, अब भाई और दूसरा क्या उसका भाई? एरोमेटेज की डेफिशिएंसी होगी था। एरोमेटेज की डेफिशिएंसी होगी तो एस्ट्रोजन नहीं होगा। एस्ट्रोजन जो अगर फीमेल फिटस है, फीमेल फिटस है और एस्ट्रोजन नहीं हुआ तो उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगी ढंग से, है ना। जेनाइटेलिया ढंग से नॉर्मल नहीं होगी, एम्बुजियनस होगी, मतलब फीमेल में ढंग से एबनॉर्मल वो होगी जेनेटेलिया, बाहर का एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होगा एबनॉर्मल होगा। और क्या होगा? एरोमेटेज होगा, डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं होगा और एंड्रोजन बढ़ जाएगा। किसमें? मैटरनल बॉडी में। मैटरनल बॉडी के अंदर एंड्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। एंड्रोजन इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? फिर फीमेल में जो मैटरनल है, मम्मी है, मदर है, उसके अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे अपन? एंड्रोजन वाले, जैसे हिर्सुटिज्म देखने को मिलेगा। हिर्सुटिज्म, ठीक है, हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब वही भाई एबनॉर्मल फेशियल ग्रोथ आ गई हेयर की और ब्रेस्ट पे आ गए हेयर, तो ये तेरे हिर्सुटिज्म उसमें देखने को मिलेगा।
अब आ गया और किस किस की कौन कौन सी कंडीशन है भाई जिसमें एस्ट्रोजन मतलब नहीं होगा। एक तो भाई एरोमेटेज डेफिशिएंसी हो सका है, दूसरा क्या होगा एनसिफेली है, मतलब एनसिफेली मतलब एनसिफेली है मतलब बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा। जो बच्चा है फिटस है वो बिना ब्रेन के। अब उसमें ब्रेन नहीं है तो क्या होगा, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस जो है, जैसे पहला हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ने, किसके थ्रू करेगा, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन में। अब कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ने, पिट्यूटरी फिर रिलीज करती है एक हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड ने, एड्रेनल ग्लैंड ने। अब यो है एड्रेनोट्रोपिक कोर्टिकोट्रोपिक रिलीज एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ACTH। तो ये स्टिमुलेट करेगा किसने, एड्रेनल। अब एड्रेनल ग्लैंड जब फिर वही ADA ओ रिलीज करता है क्या, क्या DHEA, और DHEA फिर वही अपना एरोमेटेज प्लेसेंटा में कन्वर्ट कर देता है एस्ट्रोजन में, और एस्ट्रोजन फिर क्या करवाता है, वही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाता है। अब एनसिफेली है बच्चे का, एनसिफेली है तो यही DHEA नहीं बन रहा, एस्ट्रोजन ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा, पोस्ट्रम होगा। इसमें बच्चा आगे 42 वीक्स है बाद में अभी स्टार्ट हो सकती है उसका क्या, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। अब एस्ट्रोजन आ गया, एस्ट्रोजन 3 तरह के होंगे, एस्ट्रोजन 1, एस्ट्रोजन 2, एस्ट्रोजन 3। अब एस्ट्रोजन 3, एस्ट्रोजन पहला जो होगा और दूसरा होगा और तीसरा। जो एस्ट्रोजन 2 होगा एस्ट्रोडियोल, ये होगा एस्टीरियोन, ये 2 होगा E2 होगा एस्ट्रोडियोल, और E3 होगा एस्ट्रोट्रियोल, एस्ट्रियोल। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है एस्ट्रोडियोल। ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट स्पेसिफिक जो होता है, वो होता है एस्ट्रोट्रियोल। ठीक है, और अब आ गया कि भाई कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन घट जाता है। कंडीशन कुछ होती है जिसमें एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन घट जाता है, वो आप देखेंगे बाद में। अब देख लेते हैं आप प्रोजेस्ट्रोन। तो भाई प्रोजेस्ट्रोन जो होता है ना, वो भाई रिलीज होता है किससे, अगर भाई अपना फर्टिलाइज वो होगी, मान ले जब वो रिलीज होता है क्या, अपना ओवुलेशन होती है, तो ओवुलेशन से तेरा ये जैसे फॉलिकल है, ये क्या है, ये है तेरा ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये ग्रेफियन फॉलिकल से निकल जाता है, जो बचा हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं आपा, कुछ जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं आपा कॉर्पस लूटियम, और एक अपना ओवम निकल जाता है। ओवम जो होगा वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फर्टिलाइज होकर क्या बना देता है, ये होगा फर्टिलाइज, और ये बना देता है अपना एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट बना के एम्ब्रियो बना देगा। अब उसके बाद आ जाता है उसके बाद तेरा हाँ, फिर उसके बाद जैसे मान ले यो अपना जैसे जब अपनी फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो अगर इन केस ऑफ वो नहीं होती है क्या, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, तो यो कम से कम कितने उस तक रहता है, यो अगली प्रेगनेंसी तक सर्वाइव करता है। उसके बाद अगली प्रेगनेंसी कह रहा हूँ सॉरी, यो अपना सर्वाइव करता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल तक, है ना। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, प्रेगनेंसी हो गई, तो कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव करता है 8 वीक तक। और ये क्या कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, ये करता है प्रोजेस्टेरोन, जो किसको मेंटेन करवा करता रहता है, इसका काम क्या है, मेन काम क्या है प्रोजेस्टेरोन का, मेंटेन करवाता है एंडोमेट्रियम को एंडोमेट्रियम को, जिससे क्या है, एंडोमेट्रियम क्या देती है, सूटेबल होती है, सूटेबल होती है किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, ये तेरा काम होता है अपना प्रोजेस्टेरोन का। और अगर वो क्या हो जाती है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो 8 वीक से ज़्यादा के लिए ये क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करता है। अब 8 वीक के बाद क्या होगा, आफ्टर 8 वीक, मतलब ये 8 वीक से ज़्यादा तक सर्वाइव करता है, 8 वीक से ज़्यादा, मगर 8 वीक तक प्रोजेस्टेरोन को क्या रिलीज कौन बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब 8 वीक के बाद क्या होगा भाई, कॉर्पस ल्यूटियम तो फिर खत्म हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो किससे बनेगा, मदर से तेरा क्या लेगा, LDL ले लेता है, लो डेंसिटी लिपिड। कौन ले लेता है, प्लेसेंटा ले लेता है। और प्लेसेंटा क्या बनाता है, फिर प्लेसेंटा सीक्रेट करता है, प्लेसेंटा सीक्रेट क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन। फिर नेक्स्ट आगे प्रेगनेंसी के को मेंटेन कौन करता है, प्लेसेंटा मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन फॉर्मेशन के द्वारा। अब भाई प्रोजेस्टेरोन का काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या भाई, फंक्शन पहला फंक्शन है भाई तेरा क्या, स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, क्या है, स्मूथ मसल को रिलैक्स रखता है, तो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। तो जिससे क्या होगा, स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगी, तो अगर क्या होगा कि एट लेबर
लेबर के दौरान, एट लेबर, एट टर्म लेबर, ठीक है। एट टर्म लेबर क्या होगा कि एस्ट्रोजन बढ़ जाता है अपना, एस्ट्रोजन बढ़ता है क्योंकि उसने यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवानी होती है, और एट टर्म पे प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज हो जाता है ताकि यो रिलैक्स करवा दे। अगर मान ले ये यूट्रस है, अगर प्रोजेस्टेरोन को आप कम कर देंगे और यूट्रस रिलैक्स्ड नहीं रहोगी तो इसी की वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से रिलैक्स होती है और धीरे धीरे फिटस बढ़ता रहता है, फिटस का साइज बढ़ता रहता है, फिटस साइज होगा वो इंक्रीज करेगा, और यूट्रस जो होगी वो फिटस के उसने ऑक्युपाइड करती रहेगी। हाँ, किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन की वजह से, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन क्या होगा, स्मूथ मसल पे जो मायोमेट्रियम है अपनी, मायोमेट्रियम पे एक्ट करेगा और उसको रिलैक्स कराए रखेगा, ठीक है। ये काम होता है अपना किसका? प्रोजेस्टेरोन का। ये नेक्स्ट हार्मोन जो रिलीज होते हैं अपने प्लेसेंटा से, वो कौन से होते हैं? हमने कौन से पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं पेप्टाइड्स हार्मोन। जो पेप्टाइडल हार्मोन जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं पहला कौन कौन से, एच सी जी, एच पी एल, एच सी जी, एच पी एल, सी आर एच, और अपना अगला इंसुलिन लाइक पेप्टाइड, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, या पेप्टाइड कुछ भी बोल दो, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब सबसे पहला आप देखते हैं कौन सा, सबसे पहला देखते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, एचसीजी। तो एचसीजी होगा वो दो तरह का होता है, दो यूनिट होती है इसमें, एक तो अल्फा सब यूनिट और एक बीटा सब यूनिट। तो अब आप देखते हैं अल्फा और बीटा सब यूनिट क्या क्या होती है। जो अल्फा सब यूनिट होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, और ये होती है स्पेसिफिक होती है किसके? प्रेगनेंसी के। कि प्रेगनेंसी स्पेसिफिक कोई पूछी जाए तो वो कौन सी यूनिट होगी? बीटा सब यूनिट होगी। अब ये जो होती है, ये अल्फा सब यूनिट कॉमन होती है किस किस के अंदर? ये एलएच के अंदर भी कॉमन होती है, एफएसएच के अंदर भी कॉमन होती है, टी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर भी कॉमन होती है। इसलिए अगर एचसीजी बढ़ता है तो वो एचसीजी इसका काम भी कर सकता है, टीएसएच का, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? प्रेगनेंसी के दौरान हाइपर थायरॉइडिज्म हो सकता है, ठीक है। और अगर यो एल एच और एफ एस एच का काम कर रहा है, अगर क्योंकि अल्फा यूनिट है जो कॉमन होती है एल एच और एफ एस एच में, तो ये सेम इसकी तरह काम करता है। तो आप इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? इसको आप ट्रिगर करवाने के लिए, मान लो आपने किसी के अंदर ओव्यूलेशन करवाना है, तो ओव्यूलेशन के में ट्रिगर के लिए भी आप एचसीजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ओवुलेशन, मान लो किसी कोई पीसीओएस है फीमेल जिसका पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है, उसमें ओवुलेशन नहीं हो रहा, ओवुलेशन नहीं होता उसमें ढंग से, भाई इरेगुलर साइकिल होती है, ढंग से ओवुलेशन नहीं हो रखा होता है, सिस्ट जो होती है वो फोलिकुलर, मतलब जो अपने फोलिकल होते हैं वो सिस्ट की फॉर्म में बन जाते हैं, मतलब ओवुलेशन नहीं हो पाता। अगर ओवुलेशन नहीं हो पा रखा है तो आप क्या करेंगे? जब क्या करेंगे, उसको बाहर से आप वो दे देंगे, क्या ये दे देंगे, एचसीजी दे देंगे। तो एचसीजी क्या होगा? इसमें एलएच भी है और एफएसएच भी है। तो ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन होता है? एलएच जो होता है वही क्या करवाता है? ओवुलेशन को ट्रिगर करवाता है, ओवुलेशन को ट्रिगर करता है कि हाँ भाई ओवुलेशन हो जाओ। तो इसलिए आप एचसीजी दे सकते, यूज कर सकते हैं पीसीओएस जैसी कंडीशन में, ट्रिगर करने के लिए, ओवुलेशन को ट्रिगर करने के लिए, ओवुलेशन करवाने के लिए, ठीक है। अब आ गया अब फंक्शन ऑफ, अदर फंक्शन ऑफ इसके, जैसे अब एलएच होता है तो अब जैसे एचसीजी का और क्या काम है? एचसीजी का फंक्शन क्या है? एचसीजी का फंक्शन क्या आता है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रखे होते, फर्टिलाइजेशन नहीं है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो इस दौरान जो अपना आप हमने पढ़ा है कॉर्पस ल्यूटियम जो है, जो सरवाइव करता है वो किसकी वजह से करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की वजह से करता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है, और फर्टिलाइजेशन हो गया है, प्लेसेंटा जो होगा वो रिलीज करता है किसको? एचसीजी को, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। तो अब ये जो होता है वो मेंटेन करवाता है किसको? कॉर्पस लूटियम को। आपने पता है 8 वीक के लिए, 8 वीक तक कॉर्पस लूटियम जो होता है वो सर्वाइव करता है। तो वो किसकी वजह से करता है? कौन सर्वाइव करवाता है उसको? कौन मेंटेन करवाता है? एचसीजी। 8 वीक, 8 वीक है ना, 8 से लेकर 12 वीक लगभग लगभग, 8 टू 12 वीक, 8 टू 12 वीक, ओके। फिर उसके बाद आ गया, नेक्स्ट आ गया फर्स्ट, दूसरा काम क्या है एचसीजी का? पहला तो एक तो ये होगा भाई, मेंटेन करवाता है कॉर्पस ल्यूटियम को। दूसरा एचसीजी का काम क्या होगा कि लीडिंग सेल जो होती है, लीडिंग सेल क्या सीक्रेट करती है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का जो फर्स्ट ट्रिगर है ना, लीडिंग सेल को फर्स्ट ट्रिगर करता है कि भाई स्टिमुलेट करता है, ट्रिगर करता है कौन? एचसीजी की भाई आप टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करो। अगला क्या है इसका काम? स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का भी काम करवाता है। तो मेन तो ये दो फंक्शन है, और स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है। अब
एससीजी के हमने अल्फा यूनिट पढ़ चुके हैं हम, अब आगे बीटा यूनिट। बीटा यूनिट है जो स्पेसिफिक होती है प्रेगनेंसी के लिए। अगर जो भी हम प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, वो किससे करते हैं आप? बीटा एचसीजी। बीटा एचसीजी का लेवल चेक करते हैं। किस किस के अंदर? दो चीज के अंदर कर सकते हैं आप, किसके अंदर? सीरम के अंदर और यूरिन के अंदर। ठीक है, अगर हमने सीरम के अंदर देखना बीटा एचसीजी, तो सीरम के अंदर बीटा एचसीजी मैक्सिमम हो जाता है किस लेवल पे? कब होता है? मैक्सिमम होता है 10th वीक पे। ठीक है, और वो डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज 10th वीक के बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और 6th वीक पे डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब बीटा एचसीजी अपना एचसीजी है जो वो कुछ फाल्सली हाई भी हो सकता है, अपन हाई भी दिख सके, जितना मतलब दिखना चाहिए नॉर्मली उससे ज़्यादा दिख सकता है, और लोअर भी दिख सकता है। तो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें एचसीजी बढ़ा हुआ भी दिख सकता है और घटा हुआ भी दिख सकता है नॉर्मल वैल्यू से? एक तो अपन ने कोई डेट, जो डेट थी अपन ने नॉर्मल प्रेगनेंसी की डेट के हिसाब से अपन ने रॉन्ग डेट ले ली, कम ज़्यादा ले ली, तो उसके हिसाब से कम एचसीजी का लेवल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एचसीजी ज़्यादा और किस में हो सकता है? मल्टीफिटल, जैसे ट्विंस वगैरह हो गए, ट्रिपल हो गए, जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा इतने ज़्यादा चांस होते हैं किसके? हायर उसके। तीसरा तेरा क्या होगा? आर एच नेगेटिव प्रेगनेंसी, इसमें भी तेरा बीटा एचसीजी बढ़ जाएगा। चौथा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में भी तेरा बीटा एचसीजी बढ़ा मिलेगा। लास्ट है मोलार प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी के अंदर भी अपना बीटा वो एचसीजी बड़ा मिलेगा नॉर्मल से। अब लोअर किस किस में? सबसे पहला डेट रॉन्ग ले ली, दूसरा भाई अबॉर्ट हो गया, बच्चा अबॉर्शन में हो गया। ठीक है, तीसरा तेरा एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और लास्ट है तेरा ये जो या ट्राइसोमी थी। डाउन सिंड्रोम किसकी ट्राइसोमी होती है? 21 की, और बची हुई 21 से अलावा जो भी ट्राइसोमी है कौन कौन सी? 18 और 13, इसके अंदर जो होगा वो क्या बढ़ जाता है अपना ना, सॉरी क्या हो जाता है? कम हो जाता है एचपीएल, एचपीएल हार्मोन। कौन सा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब लैक्टोजन से ही पता लग गया पाने, प्लेसेंटल लैक्टोजन से मतलब क्या है भाई? बच्चे को न्यूट्रिशन वाला है कि भाई कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन दे रहा होगा। अब यो स्टार्ट कब होता है भाई? यो अपनी मतलब पीक पे कब आता है? अपन जरूरत है इसकी पीक की, तो यो पीक पा जाता है लगभग लगभग 34 से लेकर 36 वीक पे, और यो स्टार्ट कब से होता है? लगभग लगभग 3 से लेकर 4th वीक पे यो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका यो किस तरीके से काम है इसका लैक्टोजन्स का? इसका काम है अपना सेम सिमिलर फंक्शन है इसका। सिमिलर फंक्शन किससे मिलता है इसका? ग्रोथ हार्मोन से। अगर ग्रोथ हार्मोन नहीं है तो किससे? प्रोलैक्टिन से। ठीक है, इससे इसका फंक्शन मिलता है भाई। और भाई मतलब इनसे इनकी सिमिलरिटी मिलती है। अब इसका फंक्शन क्या है? क्या क्या फंक्शन करता है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो इसका क्या होता है? प्रोवाइड करवाता है क्या? प्रोवाइड क्या करवाता है? ग्लूकोज का प्रोवाइड कराता है टू फिटस। अब फिटस कैसे मतलब भाई ग्लूकोज क्या करेगा कि मतलब ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा जाओ बच्चे की तरफ है। तो एक तो क्या काम करा होगा? पहला जो मदर के अंदर, मदर क्या होगा? मदर के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देगा भाई, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा दी, इंसुलिन रेजिस्टेंस करवा दी। मतलब इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन जो होती है वो उसका काम ये होता है कि भाई ग्लूकोज ने ब्लड से उठा के टिश्यू के अंदर डाल दिया, ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो गया। तो अगर इसका रेजिस्टेंट आ गया, मतलब आ जाता है एचपीएल बढ़ा बॉडी के अंदर, मैटरनल माँ के अंदर, तो इंसुलिन का रेजिस्टेंट आ गया, तो जिससे क्या होगा? माँ के ब्लड में ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा हो जाएगी और टिश्यू के अंदर नहीं जा पाओगा। तो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है तो इसलिए ज़्यादा क्या होगा? ग्लूकोज किसके अंदर जाएगा? फिटस के अंदर जाएगा। तो एक तो ये होगा। दूसरा क्या करवाता है ये? कैसे ग्लूकोज बढ़वाता है, ज़्यादा ग्लूकोज कैसे फिटस तक पहुंचाता है? पहला तो एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरा क्या कराओगा? ये दूसरा करवाता है भाई प्रमोट करवाता है, किसको बढ़ाता है? किसको बढ़ाता? लाइपोलाइसिस। लाइपोलाइसिस, लाइपोलाइसिस मतलब अपना जो फैटी एसिड्स हैं, सॉरी अपने ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनको तुड़वाता है, उनको ब्रेक डाउन करवाता है। लाइपोलाइसिस फैट का लाइपोलाइसिस कराओगा, उनको फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में तुड़वाओगा। अब फैटी एसिड जो ग्लूकोनियोजेनेसिस से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, तो ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ेगा बॉडी के अंदर। तो एक योग कराओगा। तो एक फंक्शन तो क्या होगा? प्रोवाइड करवाता है ग्लूकोज ने ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज फिटस तक। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? दूसरा फंक्शन है भाई एनजियोजेनिक, मतलब ब्लड वेसल्स, नई ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है,
अब ये हो गया तेरा HPL, ठीक है। अगला हार्मोन कौन सा आ जाता है भाई, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अब फिटस की ग्रोथ, नॉर्मली एक बच्चे में, चिल्ड्रन में जो ग्रोथ होती है वो कौन सा हार्मोन डिपेंड करता है, ग्रोथ हार्मोन पे। अब किस पे, ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करती है। मगर इन इंट्रा यूट्राइन लाइन, किसके अंदर, इंट्रा यूट्राइन लाइफ के अंदर जो है बच्चे की जो फिटस की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पे, ठीक है। किस पे, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर पे। ये मतलब इसका काम क्या है कि भाई ग्रोथ करवाता है इन यूट्राइन लाइफ के अंदर फिटस की, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का काम। अगला आ गया भाई तेरा क्या, लास्ट CRH, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं। ये ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो होते हैं वो कौन रिलीज करवाता है, मैटरनल के अंदर से रिलीज होते हैं, है ना। मैटरनल के अंदर से रिलीज होते हैं, किसके अंदर, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर, है ना, क्योंकि ये स्ट्रेस हार्मोन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड इज स्ट्रेस हार्मोन। तो भाई स्ट्रेस के अंदर ये रिलीज होते हैं। अब आगे क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर कि भाई प्लेसेंटा जब पूरा अच्छे से मतलब वो डेवलप हो जाता है भाई, क्या उसकी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस एक्टिवेट हो जाती है, किसकी, एक्टिवेट हो जाती है ना, बच्चे की।